चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करते हैं आज। तो 61 क्वेश्चन में हमारे पास क्या, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पे चार्ज गिवन है, आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वो 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर ले आए। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें चेंज देखना पड़ेगा, और दो चार्ज पार्टिकल का चेंज होता है के क्यू एन क्यू टू बाई आर फाइनल माइनस के क्यू एन क्यू टू बाई आर इनिशियल। और क्योंकि ये इन्फिनिटी था इनिशियली, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। ठीक है ना भाई। तो सीधा सीधा चेंज इन एनर्जी हो गई के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू वन क्यू टू की बात करें तो 4 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई आर। 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻²। 9 2 11 और 12 सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 36 जूल। तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 36 जूल, प्लस में आ रही है, इसका मतलब बढ़ेगी एनर्जी। ठीक है ना भाई, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिखाई गई हैं, एक में प्लेनर और एक में सर्कुलर। प्लेनर दिखाने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, लेकिन सर्कुलर पोटेंशियल दिखाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। सबसे पहले ये जो आपको दिखाया गया है, दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होती है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ ये पॉइंट को रेफरेंस लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। ये क्योंकि 90 डिग्री होगा, तो टोटल एक्स एक्सिस से इसका एंगल बनेगा 120। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पर होगी, पहली बात। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर से आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये डेल्टा वी होगा 10 वोल्ट। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो ये डेल्टा वी है 10 वोल्ट। लेकिन डेल्टा आर हम यहाँ से यहाँ का नहीं लेंगे, डेल्टा आर भी हम यहाँ से यहाँ का लेंगे। तो ये 10 वोल्ट आ गया, और ये डिस्टेंस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कंपोनेंट जब आप लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, विच इज 5 इंटू 10⁻²। 1000/5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 200 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर। सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पर आपको सर्कुलर इक्विपोटेंशियल दिखाए गए हैं। सर्कुलर या स्फेरिकल कह लो तो वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के केस से बनते हैं। तो इस केस में एक्चुअली में रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियली। तो आप खुद देखिए, 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल 60 है, तो 20 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल आधा हो गया। डिस्टेंस डबल होने पर पोटेंशियल आधा, और 30 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल 20। इसका मतलब मैं कह सकता हूं के क्यू बाय 10 सेंटीमीटर की वैल्यू है 60। अब नीचे 2 कर दो तो इधर भी बाय 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इधर 3 कर दो तो इधर भी बाय 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ये एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाना चाहता है, जहां पर के क्यू बाय 10 सेंटीमीटर की वैल्यू 60। तो के क्यू की वैल्यू 600 सेंटीमीटर में आएगा, तो डिवाइडेड बाय 6, तो के क्यू की वैल्यू 6। और अगर के क्यू की वैल्यू 6, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर के क्यू की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देख लो 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ रहा है, रेडियली आउटवर्ड डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस। बात तो सही है, बार बार जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, तो रेडियली आउटवर्ड होगा और डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाएगा, और जिसकी वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने नॉर्मल पॉइंट चार्ज के तरीके से डिराइव कर लिया। तो इसमें एक समझने वाली बात वो ये कि कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऐसे लगे कि देखी या जानी पहचानी लग रही हो, तो आप उससे कंपेयर करके भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है। ठीक है भाई, रेडियस आर, यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इस पर चार्ज है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस का पोटेंशियल बताना। अब देखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। आप किसी भी चार्ज से इसकी दूरी देखोगे, किसी भी चार्ज से, क्योंकि ये कोन बनेगा तो हर चार्ज की दूरी सेम होगी। और अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए y है, तो हर चार्ज y दूरी पर होगा, तो पोटेंशियल आप सीधा सीधा लिख सकते हैं के क्यू बाय वाई, क्यू टोटल चार्ज बाय वाई। के की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की बात करें तो क्यू हमारा टोटल चार्ज है, विच इज लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वाई। वाई हो जाएगा पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
यानी कुल मिला के 2 से पाई, 2 पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 पाई कैंसिल होने पर पोटेंशियल की वैल्यू मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पोटेंशियल इज लैम्डा इंटू आर, और 2 पाई कैंसिल हो गया तो नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा शायद आंसर भी है, लैम्डा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसने बोला इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन इसकी मदद से निकालो, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें वैल्यू लिख दो आंसर आ जाता है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उससे डिराइव करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी एक्स लिख लेंगे क्योंकि एक्स के टर्म में निकालना है, डीवी बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया लैम्डा आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो लैम्डा आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि ऊपर वाले से भी डिराइव हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 1000 और इसको प्रोड्यूस कर दिया गया दो प्लेट्स के बीच में जिनका सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो होता है E इंटू आर, ये हम 3-4 बार डिराइव कर चुके हैं। E की वैल्यू है 1000 और R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2/100, आंसर इज 20 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का आ गया। ठीक है, with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of electric field so that it may reach the upper plate? पूछा यहां से इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी स्पीड देकर थ्रो करें ताकि वो इस प्लेट तक पहुंच जाए। अब देखो होगा क्या, अगर हम इसे वेलोसिटी देंगे तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, जिस वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अगर मिनिमम स्पीड चाहिए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो जानी चाहिए। अगर हम इसमें एनर्जी से सोचे तो हम सोच सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप लिख सकते हो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर आप देखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर का ही आएगा, क्योंकि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आप लिख सकते हो क्यू डेल्टा पी से, क्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा, इसमें मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं चेंज का, मतलब इसमें मैं साइन वाइन का ध्यान नहीं दे रहा यार, मैं कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ यार, देखो कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चलेगी, तो मैं दोनों तरफ मॉड ले रहा हूँ। यार काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर का, वैसे तो -12 एम वी स्क्वायर का आ रहा है, लेकिन मैं तो मॉड ले रहा हूँ, कह रहा इतनी एनर्जी इसमें चली गई, तो अपने क्या बच जाएंगे जल्दी। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू डेल्टा वी, और क्यू में मैं जानबूझ के नेगेटिव नहीं ले रहा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इंटू वी, वोल्टेज आप निकाल चुके हो 20, बस खत्म, इसी से v आ जाएगा। इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻1 होता है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। 31 32, 32 में से 19 गया 10⁻13, तो एक काम करो वो 10 बचा लो, 31 में से 19 गया 10⁻12, तो ये नीचे लिखा हो 10⁻12। v इसका अंडर रूट ले लो, तो हमारे पास v की वैल्यू आ रही है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1.6 इंटू 20 इंटू 9, तो 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 डिवाइडेड बाय 9.1, 64 डिवाइडेड बाय 9.1 का इसका अगर अंडर रूट ले लें तो 2.65 आ रही है मेरे तो वेलोसिटी की वैल्यू 2.65, तो मैग्नीट्यूड में आ गया इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 2.65 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतनी हाई स्पीड देनी पड़ेगी ताकि वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट जा सके। तो ए बी। सी पार्ट, अगर हम उससे सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ना दें, 60 डिग्री पे दें, 60 डिग्री किससे, फील्ड से, मतलब हम इसे वर्टिकल से अगर 60 डिग्री पे थ्रो करें, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर सेम स्पीड देकर, तो क्या होगा, तब इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, अब ये ऊपर नहीं जा पाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप एक काम करो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड निकाल लो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड आएगी इसकी कितनी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड आएगी v√3/2। पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, अब जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो हाफ एम
3v²/4, मतलब मैं बोल सकता हूं 3/4 बचेगी। इसका मतलब उसने खर्च सिर्फ 1/4 एनर्जी की है। अगर उसने सिर्फ 1/4 एनर्जी खर्च की है, यानी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी खर्च हुई है वो 1/4 खर्च हुई है, इसका मतलब 3/4 वो नहीं खर्च कर पाया पोटेंशियल एनर्जी। टोटल अगर 2 सेंटीमीटर था, 1/4 खर्च हुआ तो वो 1/4 हाइट ही जा पाएगा 0.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं कंसेप्चुअली सोचूं तो मेरा आंसर सीधा 0.5 सेंटीमीटर आ जाता है, क्योंकि वो 1/4 हाइट जा पाएगा। देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी उतनी ही वो हाइट राइज हो पाएगा, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी गेन कर पाएगा। तो जब मैंने इनिशियली दी थी तो वो आप 2 सेंटीमीटर तक पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि सारी एनर्जी लॉस हो रही थी। अब आपने क्या देखा, 1/4 एनर्जी लॉस हो रही है, तो 1/4 हाइट तक ही जाएगा। 1/4 हाइट यानी 0.5। वरना आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लिखिए, फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन लिखिए, एक्सेलेरेशन के बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, इसको कंसेप्चुअली मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा कि 1.5। अब आप रेशो में कोई मर्जी ले लीजिए। अगर आधी जाती तो मैं आधी हाइट ले जाता, 3/4 लॉस हो जाती, 1/4 बचती, तो 3/4 चली जाती तो 3/4 हाइट ले जाता। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी उतनी हाइट का रेशो ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन एग्जिस्ट इन द एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2I क्या, ठीक है। टेक द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, ओरिजिन का पोटेंशियल जीरो ले लीजिए। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जनरल पॉइंट x, y, z, एक्स वाई जेड का जनरल पोटेंशियल बताइए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला डेल्टा v इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर। इसमें v पॉइंट माइनस v जीरो ले लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन e डॉट डेल्टा आर में आर पी माइनस आर जीरो, आर जीरो भी जीरो, वी जीरो भी जीरो, तो वीपी इक्वल टू माइनस 2I कैप डॉट आरपी को लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी आ जाता है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज -2x। वाई जेड का यहाँ कोई यूज नहीं है, तो पोटेंशियल इज -2 वोल्ट पर मीटर एक्स, -2x। अंदर जो वो लिखी हुई है वो तो यूनिट है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -2x ही है, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू -2x। एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। आपको बताना है वो पॉइंट जहां का पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल को आप 25 वोल्ट कर दीजिए, तो -2x बराबर 25, यानी x बराबर -12.5। और ये एक पॉइंट नहीं है, ये पूरा एक प्लेन है। x बराबर -12.5 का एक प्लेन होता है। अगर x और y होते एक साथ तो लाइन हो जाती है ना, x y z एक साथ होते तो भी प्लेन होता, तो x इक्वल टू -12.5 का एक प्लेन बनेगा। पॉइंट्स ऑन द प्लेन x इक्वल टू -12.5, जो भी इस प्लेन पर होंगे वो पॉइंट। सी इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 100, मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 नहीं होता, यहाँ का पोटेंशियल अगर 100 होता, तो सी पार्ट में देखो इंटीग्रेशन तो वही बनता, बस डिफरेंस ये आता, वीपी माइनस वीओ की वैल्यू -2x हो जाती, तो वीपी की वैल्यू हो जाती वीओ -2x। अब उसने कहा ओरिजिन का पोटेंशियल 0 नहीं है, ओरिजिन का पोटेंशियल 100 है, तो 100 -2x, तो सी पार्ट का आंसर इज 100 -2x। जो पहले यहाँ तुम नेग्लेक्ट करके 0 ले रहे थे, बस यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 100 आ गया, तो 100 -2x। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज चूजन एज 0। मतलब वो कहना चाह रहा है पोटेंशियल एट इंफिनिटी को 0 ले रहे हैं, मतलब जब x इंफिनिटी है तो पोटेंशियल 0 ले रहे हैं। तो पोटेंशियल ओरिजिन पर बताइए कितना होगा। अगर आप इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 ले रहे हो, मतलब x बराबर इंफिनिटी पर अगर आपने पोटेंशियल 0 माना, देखो रेफरेंस चेंज करने पर पोटेंशियल चेंज हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो अगर मैं इंफिनिटी और ओरिजिन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो पोटेंशियल जब -2x था तो -2 इंटू इंफिनिटी, -2 इंटू इंफिनिटी -0, मतलब v इंफिनिटी माइनस v जीरो इज इंफिनिटी। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूं, मतलब पहले क्या था, हम इसको रेफरेंस लेके इसको 0 कह रहे थे, तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम रेफरेंस को चेंज कर ले, मतलब अगर वो कह रहा है कि v इंफिनिटी को 0 मान ले, अगर v इंफिनिटी को 0 मान ले, तो vo यहां से इंफिनिटी आ रहा है, और vo अगर यहां से इंफिनिटी आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इंफिनिटी पे रेफरेंस लेना हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसने अगला पूछा भी है, इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0? नो, इस केस में तो नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर इंफिनिटी पर 0 मानोगे तो जो 0 वाला पॉइंट है वहां इंफिनिटी आ, जो कि
हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का पॉइंट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीरो का पॉइंट तो हमारे सामने है ना। तो जीरो वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इन्फिनिटी कहने का कोई सेंस नहीं है। इन्फिनिटी पर आप कुछ भी बोलो, क्योंकि वहां तक तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन जीरो वाला पॉइंट तो हमारे सामने है, जीरो वाला पॉइंट हमारे सामने, तो हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते कि वहां पोटेंशियल इन्फिनिटी ले, वहां कोई रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, तो वहां इन्फिनिटी नहीं ले सकते। तो इसका आंसर है नो। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट का आंसर नो भी होना चाहिए। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्जेस। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, बताइए इनको असेंबल करने में कितना वर्क लगेगा। तो ऐसा मानना पड़ेगा पहले इन्फिनिटी पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आंसर होगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू इनिशियल तो हमारा जीरो ही है, तो जो हमारा एक्सटर्नल वर्क है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने 3 पेयर बनेंगे 10 10 10 के। तो तीनों पेयर को आप ऐड कर दीजिए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर प्लस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। के क्यू वन एक में 3 आएगा डिवाइडेड बाय आर 10 सेंटीमीटर। अगले में कौन कौन आएगा? के एक में 3 आएगा, एक में 4 आएगा डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। पूरा नहीं लिख रहा, एक में 4 आएगा, एक में 2 आएगा अपॉन 10 सेंटीमीटर। बस जोड़ना ही आपको। तो पहले में प्रोडक्ट आएगा 6, दूसरे में प्रोडक्ट आएगा 12, 12 और 6 18, 18 और दूसरे में प्रोडक्ट आएगा 8। तो 12 6 18, 18 8 26, तो 26 का प्रोडक्ट आएगा। तो 9 इंटू 10 रेज पावर 9 विच इज के। 26 का प्रोडक्ट आएगा इंटू 10 की पावर -5, नहीं -10 होगा, सॉरी, दो चार्जेस हैं, तो 10 की पावर -10 अपॉन 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2। मतलब हमने क्या किया, मैंने सिर्फ जो चार्जेस है उनकी प्रोडक्ट देख लिया, 8 12 20, 20 और 6 26। ठीक है ना भाई, सीधा प्रोडक्ट देख रहा हूँ और कुछ नहीं। तो 10 की पावर अगर मैं कंबाइन करूं, तो 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 26, और 9 इंटू 26 होता है शायद 234 जूल। 234 जूल इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल as it moves from point at 100 volt to a point at 200 volt. Find the charge of the particle. देखो, जब एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो होता है। अगर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, अगर एक चार्ज पार्टिकल अलोन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यहां पर बोला काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो -10 जूल होगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है क्यू डेल्टा वी, तो क्यू इंटू डेल्टा वी, लेकिन डेल्टा वी में 100 से 200 गए हो, तो 100 से 200 दैट इज 200 माइनस 100, ये तो +100 ही आएगा। डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 क्यू बराबर 10 आ जाएगा। क्यू की वैल्यू 0.1 जूल कूलम दिख रही है, और क्योंकि यहाँ पर आंसर प्लस में ही आ रहा है तो आंसर प्लस में ही होगा। माइनस में होता तो अपने आप माइनस में हो जाता, तो माइनस आता आंसर, लेकिन यहाँ प्लस ही आ रहा है इसलिए +0.1 कूलम। तो बस ये याद रखना कि अलोन इलेक्ट्रिक फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसीलिए एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, तीनों पे चार्ज इतना, मास इतना, आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। सॉरी 3 नहीं है, 2 है। दो चार्ज पार्टिकल को 10 सेंटीमीटर पर रेस्ट पर रखा और रिलीज कर दिया। बिकॉज ऑफ रिपल्शन फोर्स ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो हमसे बोला गया है जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएं तब इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा दोनों चलेंगे, और अगर दोनों चलेंगे तो इक्विलिब्रियम में दोनों की स्पीड v होगी, नॉट इक्विलिब्रियम, इन्फिनिटी पर दोनों की स्पीड सेम होगी। या आप LMC से भी कर सकते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली सिस्टम पर लीनियर मोमेंटम जीरो है, तो फाइनली भी लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। फाइनली लीनियर मोमेंटम जीरो होने के लिए अगर एक पार्टिकल राइट जाएगा तो दूसरा पार्टिकल लेफ्ट जाएगा विद सेम वेलोसिटी। बस हमें ये वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पीछे यहाँ पर क्वेश्चन में जानबूझ के आपको एनर्जी कंजर्व क्यों कराई गई, ताकि आप उसको अगले क्वेश्चन में लगा सकें। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक जीरो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पोटेंशियल है के Q1 Q2 बराबर। फाइनली की बात करें के Q1 Q2 बाय इंफिनिटी 0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और ऐसे दो हैं तो दो लेने पड़ेंगे। तो के Q1 Q2 बाय आर बराबर mv²। के की बात करें तो 9 इंटू 10 रेज पर 9। Q1 Q2 की बात करें तो 4 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय आर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 बराबर। m की बात करें तो 10 इंटू 10 की पावर -3 v²। यहां से v² की वैल्यू मुझे दिख रही है
36 इंटू 10 की पावर 12 में से 8 गए तो 4, तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 10 की पावर 2, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। यानी जो चार्जेस है वो 600 मीटर पर सेकेंड से भागेंगे, विच इज करेक्ट आंसर 600 मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन था, एमईसी का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल का मास 5 ग्राम ईच, ये दो पार्टिकल दोनों का मास m, 5 ग्राम, अपोजिट चार्ज है, जबकि और अपोजिट चार्ज दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। दो चार्जेस हैं आपकी बार, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों पे मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, सेम चार्ज भी है, बस साइन अपोजिट है। इन दोनों को 1 मीटर की दूरी से छोड़ दिया गया। तो बोला कि जब इनके बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर, अब की बार ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फिर से वही एक्सटर्नल फोर्स 0, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दोनों अगर रेस्ट से स्टार्ट होंगे तो जब इन दोनों के बीच क्या 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर होगा, दोनों की स्पीड बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोनों की स्पीड उस इंस्टेंट पर सेम ही होगी। अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन v सेम रहेगा। फिर एनर्जी कंजर्व करा दो, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल पोटेंशियल की बात करें तो k q1 q2 बाय r 1 मीटर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय 0.5 मीटर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के 2, तो एम वी स्क्वायर। यहां से इक्वेशन बन रही है माइनस के क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2k क्यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2 बन जाएगा, 0.5 नीचे है, प्लस एम वी स्क्वायर। यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू के क्यू स्क्वायर आ रही है, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय एम, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन मास के लिए 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3 9 12, 12 में से 10 गए तो 10 की पावर 2, तो यहाँ से v की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई रूट 5, दैट इज 120 डिवाइडेड बाई रूट 5 विच इज 24 रूट 5। 24 रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 24 रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे तो आ रही है 53.66, 53.66, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेटली शायद 54 दिया हुआ है, तो 54 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच पार्टिकल। लेकिन सही है ना। तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ताकि आप सीख सकें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस एलएमसी और एमईसी लगाना है। A sample of HCl gas is placed in electric field। एक सैंपल है HCl का। देखो HCl को आप डाइपोल बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका डाइपोल मोमेंट है। मैक्सिमम टॉर्क बताइए। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, P क्रॉस। मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए sin थीटा 1 दैट इज PE, सीधा सीधा P और E को मल्टीप्लाई करना है। P की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 30 और E की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 4, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3.4 को अगर 2.5, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये आ गया 8.5, तो 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, दोनों मल्टीप्लाई कर दो न्यूटन मीटर बन जाएगा, कूलम से कूलम गया न्यूटन मीटर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये हमारे पास टॉर्क की यूनिट आ गई। नेक्स्ट, दो पार्टिकल हैं, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, और ये कहा भी है आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब पहले पार्ट में खुद ही बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। Q की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 पॉजिटिव चार्ज, और D की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1/100, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर। तो वो 2 इंटू 10 पर माइनस 8 कूलम मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी पार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब आपसे पूछा गया है डाइपोल की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए 1 मीटर की दूरी पर। अब ये क्योंकि इसकी एक्सियल का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 kp/r की, तो 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, p की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय r क्यूब, और r 1 मीटर होने की वजह से r क्यूब हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 360 न्यूटन पर कूलम। तो एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज 360 न्यूटन पर कूलम। तीसरे पार्ट में करना क्या है, एक डाइपोल की वजह से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब इसको पागलों की तरह सॉल्व मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है kp/r3। अब पिछले क्वेश्चन में तुम 2 kp/r3 निकाल चुके हो, तो अब kp/r3 के लिए दोबारा वैल्यू मत करना, पिछले वाले का ही आधा ले लो, पिछले वाले का ही आधा ले ले, तो पिछले वाले में आंसर 360 था, तो अगले वाले का आंसर 180 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम।
180 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द डायपोल मोमेंट। अब इनका डायपोल मोमेंट बताना है। डायपोल मोमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो नेट चार्ज 0 आ जाएगा, 2 माइनस क्यू के हैं और 1 प्लस क्यू का है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका हमें निकालना है, चार्जेस 0 है। तो ध्यान रखिएगा 2q को आप ब्रेक कर सकते हैं q और q में, एक चार्ज को आप 2 चार्ज में ब्रेक कर सकते हैं ताकि 2 इंडिविजुअल पेयर बन जाए। माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक पेयर नीचे की तरफ बनेगा p, जिसकी वैल्यू होगी QD। सिमिलरली जो दूसरा चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड बनेगा जिसकी वैल्यू भी कितनी होगी, QD। दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज 60 डिग्री। तो नेट डायपोल इनका एंगल बाइसेक्टर होगा, नेट डायपोल इसके एंगल बाइसेक्टर पर आ जाएगा और 60 डिग्री होने की वजह से उसका रिजल्टेंट आ जाएगा QD √3। ये थोड़ा सा आपको वेक्टर में पता होना चाहिए कि F और F अगर 60 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है √3F, या F और F अगर जनरल की बात करूं थीटा एंगल पर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2F cos θ/2। तो दोनों में से जो मर्जी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा √3 QD। तो QD √3 along, QD √3 along द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एट 2Q। सही बात है, बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। अवे फ्रॉम द ट्राइंगल, ये भी बात सही है, ट्राइंगल से दूर, तो 30 डिग्री पर अवे फ्रॉम द ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर पर। तो ये डायपोल मोमेंट है नेट। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा बस डायपोल का मतलब पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं माइनस प्लस का पेयर बना के और उनका रिजल्टेंट जैसे नॉर्मल वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेयर D इज मच ग्रेटर देन A। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नॉर्मल पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी KQ/R², तो वो लिखी हुई है KQ/R²। डिस्टेंस D है, तो पहले पार्ट का आंसर इज KQ/R² विच इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय D²। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लो क्योंकि आगे के पार्ट में काम आएगा। 1/4πε0 QD/D³। किसको QD/D³ क्यों लिखा वो अगले पार्ट में समझाऊंगा। बी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस और प्लस का एक डायपोल बन गया, जहां Q×2A को डायपोल भी बोला है P। अब ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी KP/R³। R इसका D है तो KP/D³, यानी बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज और बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज KP/R³, दैट इज 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय D³। सी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया, ये माइनस और ये प्लस तो बन जाएंगे डायपोल, इनको डायपोल बना लो और बीच वाला प्लस एक अलग से ले लो। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पीछे होगी और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर होगी। तो अगले पार्ट में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनका रिजल्टेंट लेना है, तो सी पार्ट का आंसर इज √EA² + EC²। मतलब हमें ए और बी का, सॉरी नॉट ए सी, ए और बी का रिजल्टेंट लेना है, ए और बी का नेट ले लीजिए क्योंकि सी पार्ट है ही ए और बी का रिजल्टेंट। अब ए और बी में अगर आप ध्यान से देखें तो 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, D³ कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन टर्म हो उसको स्क्वायर मत कीजिए क्योंकि वो तो कॉमन ही आएगा बाद में भी। तो 1/4πε0 D³ √ सिर्फ आपका QD बचेगा और P बचेगा, तो QD और P का स्क्वायर कर दीजिए तो Q² D² + P²। तो 1/4πε0 D³ Q² D² + P²। इसीलिए मैंने D से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर में D³ कॉमन आ सके और यही हमारा आंसर है। ए और बी का अंडर स्क्वायर कर दीजिए तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने पर। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट। दो चार्ज पार्टिकल +Q एंड -Q ईच कैरिंग इज मास m आर फिक्स्ड एट एंड ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ a। दो मास पार्टिकल हैं, एक मास m -Q और दूसरे का मास m +Q। इसको एक लाइट रॉड से जोड़ दिया गया, इसको एक एंड से हिंज कर दिया गया, ये डिस्टेंस a है। इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो मतलब कुल मिला के डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। फिर इसको हल्का सा टिल्ट किया और फिर ये SHM करने लगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। होगा क्या, इसको जैसे ही डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हल्का सा टिल्ट करेंगे, इस पर एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क लगेगा PE sin θ। लेकिन अगर स्मॉल ऑसिलेशन है
तो साइन थीटा को नियरली थीटा लिख दें तो टॉर्क लगता है पीई थीटा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू पीई बाय आई इंटू थीटा, और ये हमारे ओमेगा स्क्वायर की तरह काम करता है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, ओमेगा से टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसे तो क्लास नोट्स में डिराइव करवाया जाता है 2 पाई रूट आई बाय पीई, सीधा सीधा फॉर्मूला 2 पाई रूट आई बाय पीई। अब आई इसको एक एंड से क्लैंप किया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन पी की बात करें, पी होता है डायपोल और डायपोल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज क्यू डिस्टेंस ए, चार्ज क्यू डिस्टेंस ए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक ए से एक ए कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एम ए बाय क्यू। दूसरी खास बात, अगर हम इसको साइड से क्लैंप ना करें, सिर्फ फ्री छोड़ दें, तो फ्री डायपोल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होता, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होता, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना पड़ता, जो कि दोनों पार्टिकल का आधा आधा आ जाता। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह कि आई हमें देखना पड़ेगा किसके अबाउट लेना है। अगर ये हिंज नहीं होता तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना होता, लेकिन क्योंकि ये एज के अबाउट हिंज है तो हमें एज के अबाउट लेना पड़ा, और एज के अबाउट लेना पड़ा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 ही हो गया, इसलिए सिर्फ एक पार्टिकल का बचा एम ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि लास्ट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ईच एटम इन कॉपर वायर, इसने कहा है कि एक कॉपर वायर का हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताइए 6.4 ग्राम कॉपर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा एक बात तो 6.4 ग्राम में पहले ये ढूंढ लो कितने एटम है, 5 एटम होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1000 एटम होंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने बोला है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 एटम देंगे, 5 लाख एटम होंगे तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मैंने कर दिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल आ गए 1/10। अगर ये मोल है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम एक मोल में Na होता है, तो नंबर ऑफ एटम इज 1/10 इंटू Na। अच्छा Na की वैल्यू इस क्वेश्चन में वैसे तो देखो 6.023 होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में शायद 6 इंटू 10 की पावर 23 ली गई है, तो अपॉन 10, तो 6 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो 6 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन, जो कि सही है। इसमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6 ली गई है, भाई कुछ नहीं कर सकते आप भी और मैं भी, क्योंकि आंसर उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ है। तो एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 1/10 मोल है, 1/10 मोल थे, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम आ गया, नंबर ऑफ एटम में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, तो इतने एटम्स का इतना इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज 6 इंटू 10⁻22। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वैसे तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है और इसका यूज भी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आपसे डिराइव करवा दिया गया, ठीक है ना भाई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 29 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये समाप्त होता है। एचसीवी के सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे होंगे, आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, इससे आप काफी इफेक्टिवली पढ़ाई कर पा रहे होंगे और आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, बस यही उम्मीद रखता हूँ। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बना रहेगा, और इसी तरीके के आगे और भी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाय।